नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात बदलते मौसम की। हम देख रहे हैं कि इस वक्त देश के कई राज्यों में मानसून पहुंच चुका है, लेकिन जिन राज्यों में मानसून ने दस्तक दी है वहां पर बारिश के चलते लोगों की जिंदगी बेहाल हो गई है। बारिश कुछ ही घंटों में इतनी ज्यादा हो रही है कि सड़कें समुद्र की तरह नजर आ रही हैं और शहरों की पूरी व्यवस्थाएं चरमराती दिख रही हैं। यही कुछ हाल उन इलाकों में दिख रहा था जहां पर गर्मी है। पारा 40, 45 और 50 तक पहुंच रहा था। और ये सिर्फ देश में नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में इसी तरह के हालात दिख रहे हैं। तो आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि असल में किस तरीके से ये मौसम बदल रहा है, चाहे वो बारिश हो, सर्दियां हो या फिर गर्मी। ये अपने चरम पर या पुराने कई दशकों के रिकॉर्ड को क्यों तोड़ रहा है? ये संकेत क्या हैं? क्या ये ग्लोबल वार्मिंग या फिर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सिस्टम बदलाव दिखा रहा है, वो संकेत क्या है और उससे निपटने के तरीके क्या हैं और ये किस तरीके की चेतावनी है? हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान स्टूडियो में हैं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सी.के. वार्ष्णेय जो कि पर्यावरणविद हैं। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर दुष्मंता रंजन पटनायक जो कि साइंटिस्ट हैं IMD से, और साथ ही साथ नागराज एदवे हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। आपका स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूँगा दुष्मंता रंजन पटनायक साहब, क्योंकि मानसून ने दस्तक दी है और कई राज्यों में मानसून पहुंच चुका है, लेकिन जिन राज्यों में भी मानसून ने अब तक दिखाया है अपना रुख, बरसात हुई है, और हम ताज़ा उदाहरण महाराष्ट्र का देखें, कुछ ही घंटों या 24 घंटे में 50, 60 या 70 मिलीमीटर तक बारिश। क्या ये सामान्य बातें हैं या फिर ये पिछले कुछ वर्षों में तेजी के साथ असामान्य मानसून कुछ घंटों में तेज मूसलाधार बारिश इसकी तरफ बढ़ रहा है? इसको उत्तर देने के लिए दोनों चीज़ हमको देखना पड़ेगा। जो मानसून सीजन में अभी अगर हम देखेंगे, जून का एंड ख़त्म हो गया, जुलाई शुरू हो गया, ठीक है। तो मानसून जुलाई एंड अगस्त जो होता है, ये पीक मानसून मंथ बोलते हैं हम, उसमें कि सबसे ज़्यादा बारिश होता है। और जिस रीजन का, महाराष्ट्र जो कोंकण गोवा उसी रीजन का जो बात कर रहे हैं, वहाँ जनरली हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होता है मानसून सीजन में। तो इसलिए अगर जो अभी जो रेनफॉल हो रहा है ये बहुत अनयूजुअल है, ऐसा हम नहीं मानते, क्योंकि जब एक सिस्टम होता है जो कि हम लो प्रेशर सिस्टम बोलते हैं हम, अभी आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो साउथ ईस्ट झारखंड, एडजॉइनिंग उड़ीसा, गंगेटी, वेस्ट बंगाल में कम दबाव क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण हमारा जो मानसून करंट होता है अरबियन सी से, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो कन्वर्ज होता है, तो स्ट्रॉन्ग होता है, उसी के कारण वेस्ट कोस्ट में बारिश होता है। मतलब जो अभी बहुत अनयूजुअल नहीं है। दूसरी बात, आप जो बोल रहे हैं क्लाइमेट चेंज, ये एक्सपेक्ट में भी देखा गया है कि जब रिसेंटली हमारे पास जो हैवी रेनफॉल डेज होता है, फ्रीक्वेंसी हम जो मानते हैं अगर एक सीजन में, तो उसका फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ा हुआ है। वो बढ़ रहा है, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी जो कम अमाउंट ऑफ रेनफॉल दिन सब में घट रहा है। तो वही क्लाइमेट चेंज का भी ये है। और ये देखा गया है सेंट्रल इंडिया जो पार्ट में हम बात अभी कर रहे हैं, महाराष्ट्र इसी रीजन में, तो यहाँ भी हमारा फ्रीक्वेंसी जो है क्लाइमेट चेंज के कारण बढ़ रहा है, हैवी रेनफॉल फ्रीक्वेंसी। तो उसी का एक हिस्सा भी ये है। हम दोनों को एक क्लाइमेट चेंज जब बोल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, हैवी रेनफॉल, तो जो हैवी रेनफॉल फ्रीक्वेंसी बढ़ना ये बहुत अनयूजुअल नहीं है। दूसरी बात है जो हमारा कम दबाव क्षेत्र होता है, उसके कारण भी ये जून एंड या जुलाई में कन्वर्जेंस हो जाता है, तो मानसून करंट जब स्ट्रांग होता है तो भी वेस्ट कोस्ट में बारिश होता है। लेकिन जब मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा, मुंबई अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर लूँ, मैं आंकड़े देख रहा था, पिछले 24 घंटों में, यानी कि 1 तारीख से अगर उसको हम काउंट करें, 24 घंटों में 375 मिलीमीटर की बारिश किसी एक शहर में। और ये आंकड़े बता रहे हैं कि शायद 44 साल में ये दूसरी बार मौका है जब किसी एक दिन में इतनी ज़्यादा बारिश ऐसे कहीं दर्ज की गई। और सिर्फ मुंबई नहीं, बल्कि जिन राज्यों में पहुंचा उसमें 7 ऐसे शहर हैं जहां पर महज 3 से 6 घंटे में बारिश ने वो आंकड़ा पा लिया जो 1 से 1.5 महीने में होती थी। हाँ, ये 375 जो 375 मिलीमीटर का एक 24 आवर में रेनफॉल में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आप जैसे बताए कि एक आपको याद होगा, लोगों को भी याद होगा, मुंबई वासी वालों को तो ज़रूर याद होगा
एक दिन में 944 मिलीमीटर का भी बारिश का रिकॉर्ड हुआ है, जो कि 2005 26 जुलाई को हुआ था। 2005 एक अपवाद माना जाता है कभी। यस, तो उसी में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसी टाइम में कितना हुआ होगा 1 घंटा या 3 घंटा में। उसी के कंपैरिजन में आज जो है बहुत कम है। ये जो इवेंट है 375 और 944। लेकिन बेटा पहले किसी एक शहर में 2005 हम कह रहे हैं, यानी कि कितने साल पहले, और उसके बाद हमने कभी दोबारा वो नहीं देखा है। हमने देखा राजस्थान के कुछ शहरों में इसी साल अभी जब मानसून पहुंचा है, 3-3 घंटों में 60 से 100 मिलीमीटर तक की बारिश रिकॉर्ड की गई है। वार्ष्णेय साहब, क्या वाकई ये एक ट्रेंड जो है वो सकारात्मक कहा जाए, यूजुअल है, अनयूजुअल है, इसे क्या कहा जाए? देखिए, ये बहुत यूजुअल नहीं है, क्योंकि ये सारी जगह देखा गया है कि क्लाइमेट चेंज और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका एक प्रभाव ये हो रहा है कि हमारे यहाँ ये इवेंट्स बहुत फ्यूरियस हो गए हैं। दे हैव बिकम फ्यू बट वेरी इंटेंस। और बॉम्बे का जहाँ तक सवाल है, मुंबई का जहाँ तक सवाल है, वहाँ पर जो आज फ्लडिंग हुई है और जो समस्या से वो जूझ रहे हैं उसके और भी कई कारण हैं। पहली बात तो यह है कि जितना बम्बई का एरिया है वो इम्परवियस हो गया है, जबकि वहाँ पर नॉर्मल तरीके से जिस क्षेत्र में ये बारिश होती है, कोंकण क्षेत्र में, वहाँ पर पहले हमेशा पेड़ थे, जंगल थे, ज़मीन थे, तो जिसकी वजह से पानी का जो बारिश होती थी वो काफ़ी सारी पेड़ पत्ती, ज़मीन और मिट्टी में वो समा जाता था। अभी सीमेंटेड सरफेसेस हैं और सारी सड़क हैं, तो इसकी वजह से जो भी पानी होता है वो सिर्फ हमको सड़क के ऊपर ही नज़र आता है। दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे हमारी बम्बई वृहद हो रही है और शहरीकरण बढ़ रहा है तो निकास के साधन उतने अच्छे नहीं रहे हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, हमें ये भी समझना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन से जल स्तर समुद्र का भी बढ़ रहा है। अभी आपने देखा आज की तारीख में वार्निंग थी आज के अखबार में कि 4 मीटर से ऊपर की लहरें आएंगी, तो बैक फ्लो इज़ अनदर प्रॉब्लम, ताकि वो ड्रेन नहीं हो रहा है। और जो तीसरी बात है वो ये है कि हमारी महापालिकाएं जितनी हैं उन सब के अंदर जो सफाई का इंतज़ाम होता है और जो डिसिल्टिंग होती है ड्रेन्स की, उसके अंदर भी पूरी चुस्ती नहीं बरती जाती है। एक तो प्लास्टिक अवरोधक का काम करती हैं, बीच के अंदर चली जाती हैं, और दूसरे समय से उनकी डिसिल्टिंग नहीं हो पाती है, तो इसलिए ड्रेनेज के अंदर एक तीसरी प्रॉब्लम आती है। तो ये 3-4 तरह की प्रॉब्लम है। पहली बात कि बारिश तो होती है, लेकिन बारिश का जो एक इंडिविजुअल एपिसोड है वो इतना गहन हो जाता है कि उतनी थोड़ी देर में जो पृथ्वी के अंदर पानी को थोड़ा बहुत समाने की आवश्यकता या कैपेसिटी थी वो कम हो जाती है और सीधे सीधे वो बहने लगता है। क्योंकि ये देश के कई राज्यों में, कई शहरों में चीज दिखाई, ये हर जगह, ये हमारे यहाँ नहीं, हर जगह, ये विश्व भर में ये फिनोमेना है। एंड दिस इज गोइंग टू बी ए न्यू नॉर्मल, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज का प्रभाव हमारे यहाँ नहीं है, और जगह भी देखा गया है। और जहाँ जहाँ बारिश हो रही है वहाँ पे यही देखा गया है कि बारिश तो होती है, जब हम टोटल रेनफॉल लेते हैं तो लगता है वो सामान्य जैसा ही है, लेकिन जो उसका पैटर्न है उसके अंदर बहुत भारी बदलाव आ गया है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे आपने बताया कि 2005 तो एक बहुत अपवाद था, लेकिन उससे कंपेयर करना भी हमें समझना होगा कि ऐसे अब ज़्यादा तेज़ी वाली बारिश के जो ईयर हैं वो अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पहले होता था 100 साल में एक दफ़े या 50 साल में एक दफ़े। मैं अभी नहीं कह सकता हूं कि मुंबई में ये कितने दिन और किस फ्रीक्वेंसी से हुआ है, लेकिन और जगह का जो हम आंकड़ा देखते हैं तो उससे हमें मालूम होता है कि ये जो इंटेंस रेन है, थोड़ी देर में बहुत तेज़ बारिश, ये एक नया नॉर्मल है और ये प्रिडिक्ट किया गया है। और इसका एक कारण और भी है कि बारिश होने का, देखिए जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग होगी, वाष्पीकरण उतना ही अधिक होगा, और जो अधिक होता है तो ऊपर तो पानी रुक नहीं सकता है, वो फिर बारिश से नीचे आता है, वो बड़ी तेज़ी से आता है। तो इसके जो आज बाढ़ है और हर शहर के अंदर बाढ़ वाला मौसम हो जाए, दिल्ली में अगर एकदम बारिश हो जाए तो यहाँ पे पहली बारिश में ही बाढ़ आ जाती है। तो उसका मुख्य कारण ये है कि जो पानी को ज़मीन के अंदर सोखने की जो प्रवृत्ति है और जो उसकी क्षमता है उसके अंदर इतनी कमी आ गई है कि सारा पानी छत से, सड़क से सिर्फ पानी नज़र आता है और बहने लगता है। तो ये सारी समस्या है। और लेकिन इसके बारे में अनुचित पूर्ण रूप से हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम की बहुत कमी रही है। एक चीज़ छोड़िए, क्योंकि जितना भी शहरीकरण हुआ है उसके अंदर कोई नियोजित तरीके से नहीं हुआ है, तो इस वजह से ड्रेनेज की प्रॉब्लम बहुत बड़ी रह गई है और उसके ऊपर कम से कम ध्यान गया है। नागराज जी, क्योंकि जब अभी फिलहाल हम बारिश देख रहे हैं और कुछ ही शहरों में हमने देखा है वो भयावह दिख रही है,
लोग बारिश का इंतजार जरूर कर रहे थे, कुछ जगह खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर वो आंसुओं में और दर्द में छलकने लगा है। और ये पैटर्न है, ये पैटर्न आखिर इशारा क्या कर रहा है, और क्या ये पैटर्न हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में तेजी के साथ बढ़ा है, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में, और फिर इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या दिखता है हमको? इसके पहले मैं दो चीज़ें जिक्र करना चाहता हूँ, और ख़ास करके जो इंडियन ओशन और ख़ास करके अरब सागर का तापमान बढ़ना, वो काफ़ी केंद्र है भारत के। अब अलग अलग जलवायु परिवर्तन के प्रभाव देखें, यदि हम बॉम्बे का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कई और ऐसे प्रभाव है, इंक्लूडिंग ड्राउट, सूखा। कई सारे फैक्टर है, क्योंकि मानसून इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, लेकिन एक कॉमन फैक्टर है द वार्मिंग ऑफ द इंडियन ओशन, जो एक्सेसिव हो रहा है। और देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। का एक कारण ये है कि लगभग ग्रीन हाउस गैस का जो रेडिएशन ट्रैप करता है उसका 90% ओशंस में जाता है। बट खास करके बिकॉज ऑफ ओशन करेंट्स, द इंडियन ओशन रिसीव्स हीट फ्रॉम द पैसिफिक एंड फ्रॉम द सदर्न ओशन, सो एक्सेसिव वार्मिंग हो रहा है। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन फैक्टर है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। वो सिर्फ क्या इसी रीजन में है? इट्स अफेक्टिंग अ लॉट ऑफ द इम्पैक्ट्स। इसमें बेसिकली द वार्मिंग इज मोर देन द लैंड मास एंड इज मोर देन एनी अदर ट्रॉपिकल ओशंस। ओके। और उसके जैसे मैं कह रहा था, एक कि समुद्र में जो रेडिएशन सोख लेती है वो ज़्यादा सोख लेती है, 90% ज़्यादा, एक। और दूसरा, ओशन करंट से कारण एक्सेस हीट आ रही है फ्रॉम द पैसिफिक ओशन और सदर्न ओशन से, और वो बिकॉज ऑफ करंट्स वो इंडियन ओशन में आ रही है। सो इंडियन ओशन इज वार्मिंग एक्सेसिवली, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन फैक्टर। एक तो ये। दूसरा, वो शोध ये कहते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे प्रोफेसर रॉक्सी हैं जो IITM पुणे के हैं, तो उनके शोध के मुताबिक जो एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स, अब सिर्फ एक इवेंट की ना देखें लेकिन पैटर्न यदि देखें, तो उसका पैटर्न जो है, देयर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ 75%। 1950 और 2015 के बीच में 75% की फ्रीक्वेंसी है इस तरह का, अबव 150 mm पर डे। तो ये ना कि वेदर दिस इवेंट इज बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बट इट फिट्स इन द पैटर्न। बात वो है बहुत बॉम्बे का जो इवेंट है, और ऑल्सो उन्होंने कहा कि वेरी वाइड स्प्रेड एक्सट्रीम इवेंट्स, जो बहुत वाइड स्प्रेड एक्सट्रीम इवेंट्स, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। दो। तीसरी बात, मुख्य बात ये है कि हम लोग ये ना भूलें कि जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव पड़ता है वो एक सामाजिक संदर्भ में पड़ता है। और जैसे 2005 में हुआ था, उसका असर वॉज फार मोर ऑन द बेसिकली ऑन द अर्बन पुअर इन बॉम्बे, और खास करके उत्तरी बॉम्बे में। तो यदि हम बॉम्बे की बात करें और चेन्नई की 2015 की बात करें और इलाके की बात करें, द इफेक्ट इज अनइक्वल। प्रॉब्लम है, जैसे आप प्रश्न ये था, ये जो ट्रेंड है वो अनअवॉइडेबली और बढ़ने वाली है, इसको गेट वर्स। उसके कई सारे कारण हैं। बट लेकिन एक चीज़ जो महापात्रा जी, पटाएं जी, माफ़ी चाहूँगा, जिस तरीके से बारिश का ये पैटर्न है, हम जब आंकड़ों को देखते हैं, और मैं हर साल जब कार्यक्रम करता हूँ और आप लोग आते हैं मौसम विभाग से बताते हैं कि एवरेज बारिश हो रही है, कोई ख़ास कमी नहीं हुई है, जो पिछले साल हुई थी तकरीबन उसमें 1 से 2% का फ़र्क दिखता है। लेकिन इसी बारिश के कुछ ही दिनों के अंदर जिन इलाकों में बाढ़ जैसे हालात होते हैं, वहाँ पर वापस सूखे जैसे हालात बन जाते हैं। क्या ये इंटेंस जो पैटर्न है, ये वाटर रिचार्ज के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है? पानी रिचार्ज नहीं हो पाता, उसका उस तरीके से हम यूज़ नहीं कर पाते, या वो ज़मीन ले नहीं पाती है, ये सबसे बड़ा नुकसान है, या कुछ और भी है? नहीं, देखो, इसके कोई नुकसान तो बहुत सारे हैं। अगर आज का डेट में हम देखेंगे तो हमारा जो मानसून सीजन जब 1 जून से शुरू हुआ है, अभी हम बहुत नेगेटिव चल रहे हैं, डेफिशिएंट बहुत चल रहा है। कंट्री का पूरा अगर देखेंगे तो 30 से ज़्यादा परसेंट लेस है। तो वो लेस रेनफॉल होते हुए भी अभी हमारा जो इंटेंस रेनफॉल जैसा अभी, इसका इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है। और वो आपका उत्तर देने से पहले और एक चीज़ बताऊँ, जैसा भाषण साहब बोल रहे थे उसका, और क्लाइमेट चेंज के साथ हम जब रिलेट कर रहे हैं, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मॉइस्चर जो एवापोरेशन बढ़ रहा है, तो उसको होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर में। तो ये जब बढ़ जाता है तो रेन स्टॉर्म के फॉर्म में वो आएगा। एंड उसके साथ साथ और भी ये देखा गया है कि हमारा इंस्टेबिलिटी जो कि क्लाउड फॉर्मेशन करता है, ट्रॉपिकल, हम तो बेसिकली ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर में, तो हमारा तो एटमॉस्फेयर अनस्टेबल होता है। वो एक टर्म है जो उसमें कि क्लाउड फॉर्मेशन होता है, क्लाउड कन्वेक्टिव क्लाउड्स बहुत डिंट है, तो उसका भी डिग्री ऑफ इंस्टेबिलिटी भी बढ़ रहा है। वो एक बढ़ रहा है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ रहा है टेम्परेचर के बढ़ने के कारण, तो वो रेन स्टॉर्म में आपको ये दिखाई दे रहा है। तो उसका डिजास्टर मैनेजमेंट में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जब रेनफॉल इतना हैवी रेनफॉल, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होगा
तो रिचार्ज आप जैसा बताया, रिचार्ज में भी ग्राउंड रिचार्ज में नहीं पाए, वो तो रन अप में चला जाएगा, वो सब भी हो रहा है। तो उसका इम्प्लीकेशन काफ़ी है। तो डिजास्टर मैनेजर को भी ये देखना है, उनको भी दे हैव टू एडॉप्ट, दे हैव टू टेक लॉट ऑफ प्रिकॉशन, मतलब उनको और कुछ करना पड़ेगा जिससे कि उसका कम से कम क्षति हो। तो उसका कई सारे हैं। और जो आपने सवाल पूछा उसका मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो पानी का साल भर का क्रम है उसके अंदर बहुत भारी बदलाव आ जाता है। उसका कारण ये है कि जैसे शहरीकरण होता है तो जो निचले इलाके होते हैं उनको पाट दिया जाता है और रियल एस्टेट बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। तो अगर बाढ़ का पानी आया और तो वो जो एरिया है जहाँ पे पानी जल भराव होता था वो एक्चुअली में ग्राउंड वाटर को एक सोर्स था, उसको धीरे धीरे वो पानी सीप होता था, उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था। लेकिन अब क्या हुआ कि वहाँ पे सब भवन निर्माण हो गए हैं या फैक्ट्रीज़ हैं, तो इसकी वजह से ग्राउंड में पानी नहीं जाता है। तो इसकी वजह से दो चीज़ें होती हैं। एक तो यह है कि जो जल भराव के स्थान थे उनकी कमी हो गई है, तो रिचार्ज पॉइंट्स कम हो गए हैं और रिचार्ज वैल्यू कम हो गई है। और दूसरी जो बात हुई है, चूँकि इसकी वजह से रिचार्ज नहीं हो पाता है, इसलिए गर्मी में जो पृथ्वी के अंदर और ज़मीन के अंदर और मिट्टी में जो पानी की मात्रा होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए, वो नहीं होती है और एकदम सूखा हो जाती है। हम देखते हैं कि हमारे कुएं खाली हो जाते हैं और गर्मी के अंदर बहुत भीषण गर्मी पड़ने लगती है और पानी की बहुत भारी किल्लत हो जाती है। तो इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि बाढ़ से एकदम हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसके आर्थिक माने बहुत भारी हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, आज वहाँ पर पब्लिक हॉलीडे हो गई है और आप जानते हैं कि मुंबई हमारे जो देश की सबसे बड़ी आर्थिक राजधानी मानी जाती है। तो अगर एक दिन अगर वहाँ पर काम धाम नहीं हो तो इसका बहुत भारी असर पड़ता है बम्बई की अपनी आर्थिक व्यवस्था पर और देश की आर्थिक व्यवस्था पर। स्कूल बंद हैं, एक हफ्ते के लिए बंद हैं। और अगर गर्मी के अंदर सादा सूखा पड़ जाए तो वैसे स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, जैसे दिल्ली में अभी बंद हो गए हैं, उड़ीसा में बंद किए गए हैं। तो देखिए इसका असर सिर्फ बरसात के दिनों में सड़क पे 4 दिन बाढ़ रह जाए वो सब नहीं है, पूरी साल इसका असर पड़ता है। क्योंकि जो बारिश का और जो एक समन्वय होना चाहिए, जिस तरीके से बारिश को धीरे धीरे पड़ना चाहिए ताकि ज़मीन के अंदर उसको सोखने के लिए समय मिल सके, वो नहीं मिल पाता है। और इसकी वजह से जो जल भराव के जगह थे जिनको हम वेटलैंड कहते हैं उनको पाट दिया गया है, तो वहाँ पे भी कोई ऐसी संभावना नहीं रह जाती है। तो उसका लव्व-लुआव ये निकलता है कि सड़क के ऊपर पानी आ जाता है, रन ऑफ हो जाता है और वो ख़राब हो जाए। उसके साथ साथ जल का जो स्तर, समुद्र स्तर बढ़ रहा है, तो उससे भी पानी की निकासी में बहुत कमी आती है। लेकिन एक जो बड़ी चीज़ नागराज जी मैं समझना चाहूँगा कि इंटेंस वेदर से, चाहे वो टेम्परेचर हाई जा रहा हो, गर्मियों की हम बात करें 45, 48 नॉर्मल चीज़ें हो गई हैं, 50 की बात हो रही है, 50 के ऊपर भी कुछ जगहों पर अनऑफिशियली कहा जाता है। और दूसरा जब बारिश हो रही है तो उसका हाल हमने देखा है। ये दोनों कैसे एक साथ कोरिलेट दिखते हैं और क्या ये माना जाए कि इसके साथ हमें अब पानी को बचाने, क्रॉप पैटर्न और जो दूसरे सिस्टम हैं, चाहे वो सर्दियों की बात हो या फिर हमें खेती की बात करें, उन सबको बदलना होगा इस नए पैटर्न के साथ, क्योंकि इम्पैक्ट इसका सबसे ज़्यादा आर्थिक तौर पर भी दिखेगा। बिल्कुल। असली में दोनों इलाकों में, शहरी इलाकों में भी और ग्रामीण इलाकों में भी इसका प्रभाव ऑलरेडी दिख रहा है। कम से कम पिछले 15-20 साल से मैं कई ग्रामीण इलाकों में गए हूँ, लोगों से बात किया हूँ कि उनके कृषि के ऊपर जैसे कि प्राप्त करवा पड़ रहा है। तो वहाँ लोग कहते हैं कि एक तो जैसे अनियमित सी बारिश होना, जब कटौती, जैसे मेरे गांव में खुद कर्नाटक में जब कटौती का समय है, बारिश अचानक हो जाती है और फिर यील्ड खराब होता है। लोग कहते हैं कि जब बारिश होना चाहिए तब नहीं आता, जब नहीं होनी चाहिए तब आती है, बारिश देरी से आ रही है। ऐसे बॉम्बे अचानक जो पहले 1 महीने में आता था वो 2 या 3 दिन में आ रही है। इसके अलग अलग तरह के असर हम लोग दिख रहे हैं एंड उसके असर अनियमित सी है, तो स्पष्ट है। एक तो दूसरा कि हम शहरी इलाकों में ना भूलेंगे, मामला सिर्फ ग्रामीण इलाका नहीं है, शहरी दिल्ली में भी या चेन्नई के, तुम देखो चेन्नई का शोध कहता है कि जब फ्लडिंग हुई थी, बाढ़ जब हुई थी 2015 में, तो खासकर जैसे साथी कह रहे हैं, प्रोफेसर कह रहे हैं, आर्थिक संकट जो है खास लोगों की आजीविका पे पड़ी। बिल्कुल, उसमें इम्पैक्ट पड़ता है उसका। हाँ, तो वो काफ़ी गंभीरता से वहाँ दिखने को मिला। तो स्पष्ट ये है कि हमें शहरी इलाकों में, जैसे चेन्नई के भी जो सूखा जो हम लोग देख रहे हैं, या दिल्ली की बात हो रही है, कई शहरों की बात हो रही है, कि पानी का क्लियरली एक वाटर हार्वेस्टिंग इलैबोरेट सिस्टम होना चाहिए। दूसरा एक थोड़ा समान इसका वितरण,
ये नहीं कि कुछ इलाकों में जैसे साउथ एक्स में 450 लीटर मिले और कुछ झुग्गी बस्ती में लेकिन 30 एज ए लीटर कंट्री 40। क्या इस बदलते पैटर्न और बदलते क्लाइमेट्स को लेकर हम सजग हैं, हमने कोई कदम उठाए हैं, या फिर हम अभी इंतजार कर रहे हैं? शुरुआत से कुछ कदम है, जैसे अहमदाबाद का हीट प्लान पहले शहर है इंडिया में जो एक हीट प्लान टाइम 2018 में बना था, और वो कुछ और इलाके में इसकी मॉडल रिप्लिक हो रही है। दिल्ली में मैं सुना हूँ कि इराडे IRADE का दिल्ली का एक हीट प्लान बना रहे हैं। वो उसका अभी तक मुझे कम से कम स्पष्ट नहीं है कि डिटेल्स क्या है, लेकिन इतना है कि उसमें एडवाइस मेजर्स कूलिंग सिस्टम वगैरह का दिल्ली का प्लान है, लेकिन ये बहुत शुरुआत में है। इट्स टू इनिशियल राइट नाउ टू से कि एक्चुअली किस तरह का असर पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि किस तरह से शहरी जो विकास हो रही है, जैसे प्रोफेसर कह रहे थे, जैसे बॉम्बे में एक बात देखिए, बॉम्बे में वेटलैंड्स के ऊपर या नदी के ऊपर वो लोग एयरपोर्ट्स बना रहे हैं। नवी मुंबई में दोबारा एयरपोर्ट बन रहा है। वहाँ पे जो रिवुलेट्स है, नॉर्थ बॉम्बे में दहीसर है, पोईसर है, कई सारे वहाँ के नेचुरल रिवुलेट्स है, उसके ऊपर कॉन्क्रीटाइजेशन किया जा रहा है। तो अभी अगर इस तरह के यदि आप शहरी विकास आप कंटिन्यू करेंगे तो इट्स इनएविटेबल कि आप दोनों तरह से आपको मार होगी। एक तरह से क्लाइमेट चेंज और तीव्रता से बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ से आप अपने विकास का जो प्रक्रिया उसमें आप जो पुनर्सोच की ज़रूरत है वो मुझे अब तक दिखती नहीं है। Okay. वो सबसे ज़्यादा, यू कैन नॉट लुक एट अ प्लेन एरिया ऑफ लैंड एंड से हाउ कैन वी मेक मनी फ्रॉम दिस एरिया ऑफ लैंड। पटनायक साहब, क्योंकि जब हम इंटेंस बारिश पैटर्न की बात कर रहे हैं, हम जब लू का अलर्ट जारी होता है MD की ओर से, और जब मानसून आ रहा है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि आप रेड जोन और अलग अलग जोन बारिश के लिहाज से डिक्लेयर करते हैं। ये कितने दिन पहले तक ऑब्जर्व किया जा सकता है, और क्या हम ये माने, अमूमन अगर पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े इशारा करते हों, ये कितना ज़्यादा पहले से बढ़ रहा है, या किन कुछ खास रीज़न में ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है? नहीं, देखिए, अगर कितना पहले दिन से बढ़ रहा है। हाँ, पिछले कुछ वर्षों में कितना इलाके ऐसे बढ़े हैं? हाँ, अगर हम जैसा कि एक्सट्रीम रेनफॉल जो बता रहे हैं, एक एक्सट्रीम में रेनफॉल हो गया, ये फ्रीक्वेंसी तो बढ़ना शुरू हो गया है विद ग्लोबल वार्मिंग। और हमारा देखा जाए तो 1975 इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद टेम्परेचर का सिग्निफिकेंट इंक्रीज जो बोलते हैं हम, बहुत ज़्यादा बढ़ना दिखाई देता है उसी पीरियड के बाद। 1975 के बाद या इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होगा उसमें ग्लोबल वार्मिंग का अगर हम देखेंगे लास्ट 100 ईयर्स का अगर टेम्परेचर ट्रेंड देखेंगे तो इंक्रीजिंग ट्रेंड तो है, लेकिन 75 के बाद 2000 अभी इसी पीरियड को देखेंगे तो ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। तो पिछले दैट में इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी रोल है इसी में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है। एंड रेनफॉल का भी वही है, रेनफॉल का भी हैवी रेनफॉल इवेंट जो है अभी रिसेंटली देखा गया है कि काफ़ी बढ़ रहा है फ्रीक्वेंसी। तो कितना हम जो IMD तरफ से एक जैसा डिजास्टर मैनेजमेंट, ये एक डिजास्टर मैनेजमेंट इशू है, इसको कैसे हैंडल करना, तो हमारा जो फोरकास्टिंग है IMD है उसको हम अच्छे तरह से मॉनिटर करते हैं, हम उसको एक अर्ली वार्निंग देते हैं। ये IMD उसी के लिए काफ़ी काम कर रहा है। जैसे कि आपका ऑब्जर्वेशन नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, हम राडार लगा रहे हैं, हमारे पास अभी सोफिस्टिकेटेड न्यूमेरिकल मॉडल्स आ रहे हैं, एनसेम्बल मॉडल जो कि ग्लोबल में टॉप 12 किलोमीटर रिजोल्यूशन में हम ग्लोबल मॉडल रन कर रहे हैं, एनसेम्बल प्रेडिक्शन सिस्टम जो कि में 20 मेंबर्स एनसेम्बल, तो काफ़ी हमारा उसमें काम, उसका मेन पर्पज है अर्ली वार्निंग। हम आप अर्ली वार्निंग दे रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये कि इससे स्थायी तौर पर हम कैसे बचें? रिस्पॉन्ड होना चाहता हूँ। देश में ऐसे कई सारे इलाके में वार्मिंग हो रही है जहाँ पे नई वहाँ पे उद्योग है और नई वहाँ पे लोग हैं। वार्मिंग इज हैपनिंग एट 20,000 फीट इन द हिमालयाज। वार्मिंग समुंदर के नीचे हो रही है, तो डेप्थ्स ऑफ 2000 मीटर्स। उसके कारण जो वेस्टर्न कोस्ट में सार्डीन्स और मैकरल मछली है वो एक समय में केरल तट तक मिला करता था। दे हैव मूव्ड 650 किलोमीटर्स नॉर्थ बिकॉज द वाटर्स हैव गॉटन वार्म। मेरा पॉइंट है कि मैं आई एग्री कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और शहरीकरण का एक असर है तापमान पर, लेकिन ऐसे कई इलाकों में हो रहे हैं बढ़ना जहाँ पे शहरीकरण और उद्योगीकरण है नहीं। इट इज़ अ ग्लोबल इशू। आई मीन मेल्टिंग इज हैपनिंग। अभी एक कमाल की रिपोर्ट इसी मॉड का भी निकला है जो पूरे हिमालयन इकोसिस्टम
का क्या प्रभाव के ऊपर वो का जिक्र है। एंड यू कैन लुक एट हाउ ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग दुनिया को सोचना होगा वासना साहब, लेकिन ये हमको बहुत गहरी तरीके से सोचना होगा। ये समस्या हमारे आगे और बढ़ने वाली है और हमारे जो शहरीकरण है वो इसके साथ में सामंजस्य नहीं खाते हैं। जो भवन निर्माण हुआ है वो भी बहुत घटिया है। आप देखिए कितनी दीवारें गिर गई और 2 दिन के अंदर कितने लोगों की मृत्यु हुई है। तो जो हमारा भवन निर्माण है वो भी पर्यावरण के हिसाब से समन्वय नहीं है और उसकी क्वालिटी भी बहुत घटिया है और वो इस तरह की बारिश को झेलने में पूरा असमर्थ है। और एक जगह की बात नहीं है, एक और छोटी सी मैं बात बताता हूं जिसको हम कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। तो ऐसा देखा गया कि गर्मी के दिनों में जो गर्मी पड़ती है और जो पर्यावरण के बदलने के कारण बढ़ रही है वो तो है ही है, लेकिन शहरों के अंदर इसका तापमान करीब 4 से 8 डिग्री तक अधिक मापा गया है। ये यहाँ नहीं, ये दुनिया भर के जितने भी महानगरी हैं वहाँ पर ये फिनोमेना देखने को मिल रहा है। और ये इसकी वजह से जो एक प्रॉब्लम आती है, जैसे अभी आप फ्रांस में देखिए कितनी तेज़ी से गर्मी बढ़ी और लोगों को कितनी दिक्कत हुई, और इससे पहले जब गर्मी बढ़ी थी वहाँ पे तो कितने हज़ार लोगों की मृत्यु हो गई। तो गर्मी सहना आदमी के लिए और जानवरों के लिए एकदम असंभव है और हमने उसके लिए अभी कुछ नहीं किया है। अहमदाबाद में एक शुरुआत हुई है, लेकिन जिस तरीके से समस्या विकराल रूप ले रही है उस तरीके से हमारी तैयारी के अंदर अभी बहुत कमी है, बहुत कमी। अभी हम सोच रहे हैं, अभी हम तैयारी में हैं, लेकिन अभी तक तो हमको तैयार होकर के, चुस्त होकर के उन सब प्रक्रियाओं को कार्यान्वित कर देना चाहिए था। यानी कि मुकाबला करने का वक्त जब है तब हम तैयारियां कर रहे हैं। यानी कि हम, जब मैं बात कर रहा हूं तो न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के लिहाज से, और जिस तरीके से ये परिवर्तन दिख रहा है, यानी कि चाहे वो सर्दी के मौसम में हो या फिर बारिश या फिर गर्मी, वो दुनिया के तमाम देशों को अपनी जद में ले रहा है और तमाम देश मिलकर अगर इसके खिलाफ एक साथ लड़ाई नहीं करेंगे तो शायद इससे निपटने में हमें बहुत देर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।